नमस्कार दोस्तों, कंक्यूर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। जियोग्राफी के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वर्गीकरण, यानी कि जियोग्राफी का वर्गीकरण किस प्रकार से करना है और हमने उसके अध्ययन क्रम को जाना था। माने पहले क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, एक क्रमिक अध्ययन किया था हमने। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज से। पहला टॉपिक है आज हमारा कॉस्मोलॉजी। ठीक है, कॉस्मोलॉजी हिंदी में कहते हैं ब्रह्मांड विज्ञान। ब्रह्मांड विज्ञान या फिर ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, तो आज हमें क्या पढ़ना है, कॉस्मोलॉजी पढ़ना है। ठीक है, तो कॉस्मोलॉजी है क्या, इसमें पढ़ेंगे क्या, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड का विज्ञान। तो सबसे पहले तो इसमें पढ़ेंगे ब्रह्मांड क्या है। दूसरी चीज हम इसमें जानेंगे कि ब्रह्मांड की संरचना कैसी है, माने कि ब्रह्मांड के कितने सिद्धांत दिए गए। ठीक है, तो दूसरी चीज हम आज पढ़ेंगे ब्रह्मांड के सिद्धांत, जो कि प्रमुख सिद्धांत जो कि पूछे जाते हैं वो सिद्धांत हम जान लेंगे। तीसरी चीज पढ़ेंगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज के लिए, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ठीक है, ये तीन चीज आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जानते हैं ब्रह्मांड क्या है। ठीक है, तो ब्रह्मांड क्या है, जो भी दिख रहा है हमें या जो नहीं दिख रहा है अनंत दूरी तक, वो सब क्या ब्रह्मांड है। यानी कि हम ब्रह्मांड की बात करें तो आकाशगंगा, नक्षत्र, तारे, ग्रह, धूल, गैसें, क्षुद्र पिंड आदि सब मिलकर जो समूह बनाते हैं वो क्या कहलाता है, ब्रह्मांड कहलाता है। याद रखिए, ब्रह्मांड क्या है, आकाशगंगा, नक्षत्र, तारे यानी कि गैलेक्सीज, ठीक है, स्टार ग्रुप, प्लैनेट्स, डस्ट, गैसेस एंड जो आपके पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे, वो सब मिलकर किसका निर्माण करेंगे, ब्रह्मांड का निर्माण करेंगे। अब ब्रह्मांड ऐसा नहीं है कि भाई ब्रह्मांड हमें सब कुछ पता है। देखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ी चीज है। ब्रह्मांड का 3 से 4% हिस्सा ही हम लोग जानते हैं। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितना हिस्से का अध्ययन किया है, अभी सिर्फ 3 से 4% हिस्से का अध्ययन किया है। इसको बोलते हैं विजुअल यूनिवर्स या दृश्य ब्रह्मांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, दृश्य ब्रह्मांड। बाकी जो आपका 96 से 97% हिस्सा है, इसको बोलते हैं डार्क यूनिवर्स। क्या बोलते हैं, डार्क यूनिवर्स। तो याद रखिए, विजुअल यूनिवर्स और ये डार्क यूनिवर्स है। ठीक, अब यूनिवर्स के बारे में कई थ्योरीज बहुत ज़्यादा फेमस है कि यूनिवर्स ऐसे रहा होगा, ऐसे रहा होगा। तो उन थ्योरीज को थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी प्रचलित थी यूनिवर्स के बारे में, वो आपकी थी भूकेंद्रीय सिद्धांत। सबसे पहले कौन सी थ्योरी ज़्यादा फेमस थी, भूकेंद्रीय सिद्धांत। अर्थ सेंटर्ड थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी को बनाया किसने, तो इस थ्योरी के बनाने में सबसे ज्यादा योगदान था टॉलमी का। किसका, टॉलमी। 140 ईस्वी में लगभग इस थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक, टॉलमी ने 140 ईस्वी में लगभग इस थ्योरी का प्रतिपादन किया, भूकेंद्रीय थ्योरी। इस थ्योरी में टॉलमी ने बताया कि जो ब्रह्मांड है, क्या है, ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है। यूनिवर्स का केंद्र क्या है, यूनिवर्स का जो सेंटर है वो क्या है, अर्थ है। यानी कि पृथ्वी कहाँ है, ब्रह्मांड के केंद्र में है। पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। ठीक है, ये किसने बताया कि पूरा ब्रह्मांड पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, ये बताया टॉलमी ने। कब, 140 ईस्वी में। ठीक है, पाइथागोरस ने इसका समर्थन किया, परंतु पाइथागोरस ने एक चीज और परिवर्तित कर दी इसमें।
क्या परिवर्तित करती है? जो पृथ्वी है, पाइथागोरस ने इसमें एक चीज और ऐड की इस सिद्धांत में कि जो पृथ्वी है वो क्या कर रही है? अपने अक्ष पर घूम रही है। किस पर? अक्ष पर घूम रही है। ठीक है, तो ये इसने किसने ऐड किया? पाइथागोरस ने ऐड किया। ठीक, तो याद रखिए भूकेंद्रीय सिद्धांत क्या कहता है? टॉलमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसके हिसाब से जो ब्रह्मांड का केंद्र है वो पृथ्वी है और संपूर्ण ब्रह्मांड पृथ्वी का ही चक्कर लगा रहा है। और पाइथागोरस ने इसमें थोड़ा और संशोधन किया। इसने बताया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है, संपूर्ण ब्रह्मांड चक्कर भी लगा रहा है, परंतु पृथ्वी भी अपने अक्ष पर क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। ठीक है, तो ये भूकेंद्रीय सिद्धांत था। उसके बाद कालांतर में ये सिद्धांत बहुत ज्यादा समय तक प्रचलित रहा। लगभग 16वीं शताब्दी तक ये सिद्धांत ज्यों का त्यों माना जाता रहा। लोगों को ये विश्वास रहा कि क्या है? पृथ्वी ब्रह्मांड के कहाँ? केंद्र में है। परंतु 16वीं शताब्दी में कोपरनिकस, एक भूगोलवेत्ता हुए कोपरनिकस ने इस चीज की धारणा बनाई। ये कहा कि पृथ्वी क्या नहीं है? केंद्र पर नहीं है। क्या नहीं है? पृथ्वी केंद्र पर नहीं है। जो आपका ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? यूनिवर्स का जो सेंटर है वो क्या है? आपका अर्थ ना होकर क्या है? सन है। ठीक है, कोपरनिकस ने बताया कि ब्रह्मांड का जो केंद्र है वो क्या नहीं है? पृथ्वी नहीं है, क्या है? सूर्य है। और इस सिद्धांत को नाम दिया गया सूर्य केंद्रित सिद्धांत। क्या नाम दिया गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। ठीक है, इसका प्रतिपादन 1543 ईस्वी में किया था। कब किया? इसका प्रतिपादन 1543 में किया था। किसने? कोपरनिकस ने। नाम क्या दिया गया? सूर्य केंद्रित सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जैसे भूकेंद्रीय में क्या माना गया था कि पृथ्वी क्या है? यूनिवर्स के सेंटर पे, केंद्र में है, इसलिए इसमें क्या माना गया कि सूर्य कहाँ? यूनिवर्स के केंद्र में है। परंतु ये थ्योरी भी क्या हो गई? जैसे ये थ्योरी गलत थी, उसके बाद कालांतर में ये थ्योरी भी गलत हो गई। एक और आपके भूगोलवेत्ता है, नाम था केपलर। क्या नाम था? केपलर। केपलर ने ये बताया कि भाई सूर्य क्या नहीं है? जो सूर्य है वो क्या? ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है। किसका केंद्र नहीं है? ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि किसका केंद्र है? सौर मंडल का केंद्र है। याद रखिए, इसने केपलर ने क्या बताया कि जो है वो किसका केंद्र है? सूर्य, जो सन है अपना, वो सौर मंडल का केंद्र है, ना कि ब्रह्मांड का। देखिए केपलर से और भी चीजें बहुत ज्यादा पूछ ली जाती हैं। तो केपलर के 3 ग्रहों की गति के नियम, ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने ही ये दिए। ग्रहों की गति के नियम केपलर ने दिए। कितने थे? 3 नियम थे। कितने नियम थे? 3। पहला, ठीक है, कक्षा का नियम, फिर चाल का नियम, तीसरा आवर्तकाल का नियम। ठीक है, तो 3 नियम थे। पहले तो भाई कक्षा कैसी होगी, ठीक है, दूसरी चीज उनका चाल कैसी होगी, ठीक है, उसके बाद तीसरी चीज क्या होती है? आवर्तकाल कैसा होगा। ये 3 नियम किसने दिए थे? केपलर ने दिए थे ग्रहों की गति के संबंध में। ठीक, कोपरनिकस को अब समझ लेते। कोपरनिकस से एक पॉइंट और पूछा जा सकता है आपका। कोपरनिकस ने क्या किया था? खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किया था। खगोलीय दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। अब बात आती है कि खगोलीय दूरबीन कोपरनिकस ने बनाई, तो भाई जब दूरबीन किसने बनाई? तो दूरबीन आपको पता होगा कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने। ठीक है, किसने? गैलीलियो। ये पॉइंट भी आपको साथ साथ में याद करते चलने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो ये डिस्कस कर लिए जाते हैं बीच बीच। ठीक है, खगोलीय दूरबीन किसने बनाई? कोपरनिकस ने। दूरबीन किसने बनाई? गैलीलियो ने। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए? केपलर ने। ठीक है, तो ये आपने 2 सिद्धांत पढ़ लिए, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय। इसको इरेज कर देते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए।
ठीक है, तो हमने भूकेंद्रीय सिद्धांत और सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में सब कुछ जान लिया, जो कि हमारे लिए महत्वपूर्ण था। आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमें जानना है, जैसे हमने अभी क्या जाना था, टॉलमी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, टॉलमी को मानचित्र कला का जनक कहा जाता है। किसका? मानचित्र कला का जनक। ठीक है, मानचित्र कला क्या होती है? माने मैपिंग। मैपिंग का फादर किसको कहा जाता है? टॉलमी को। ठीक है, अब क्यों कहा जाता है ये तो आपको पता होगा। टॉलमी ने ही सबसे पहले किसका अक्षांश व देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया था। ठीक है, अक्षांश व देशांतर रेखाएं जो थी वो किसने सबसे पहले निर्धारित की थी? टॉलमी ने निर्धारित की थी। ठीक है, अक्षांश मतलब लॉन्गिट्यूड, अक्षांश मतलब लैटिट्यूड और देशांतर मतलब लॉन्गिट्यूड। ठीक है, उसके बाद यदि यहाँ मानचित्र की बात आ रही है तो जान लेते हैं कि प्रथम विश्व मानचित्र किसने बनाया। तो प्रथम विश्व मानचित्र जो बनाया वो बनाया आपका एनेग्जीमोंडर ने। किसने? एनेग्जीमोंडर। एनेग्जीमोंडर को आप जानते हैं। एनेग्जीमोंडर क्या थे? गणितीय भूगोल के जनक थे। कौन थे? गणितीय भूगोल के जनक थे। ठीक है, एनेग्जीमोंडर ने प्रथम विश्व मानचित्र बनाया। अब प्रथम ग्लोब की भी जान लेते। जब मानचित्र की हमने बात की तो ग्लोब की, तो प्रथम ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने। किसने? मार्टिन बेहम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको भी नोट कर लीजिए, या ऐसा करिए कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं महत्वपूर्ण तो उनके लिए एक अलग से पेज बना लीजिए, उसी कॉपी को डिवाइडेशन करके, तो पीछे इन पॉइंटों को सबको लिखते चलिए, ताकि आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट याद करने में आसानी रहेगी, आपको ज़्यादा खोजना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हमने क्या जाना कि ब्रह्मांड के बारे में जाना, कि ब्रह्मांड में कौन कौन से जो 2-3 सिद्धांत प्रमुख थे जो कि आपके एग्जाम में आ सकते थे, उनको हमने डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 अरब साल पहले मानी जाती है। कब? ऐसा माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कितना है? लगभग 15 अरब साल पुराना है। ठीक है, कब? 15 अरब साल पहले। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में अनेक धारणाएं हैं। ठीक है, हम धर्म ग्रंथों को देखें तो अलग मिथोलॉजी है, लोग मानते हैं कि जो सब कुछ है ये किसने? ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, फिलॉसफी को देखें तो अलग धारणा है, साइंस को देखें तो अलग धारणा है। तो जो भूगोल है वो साइंटिफिक है। क्या है? साइंटिफिक है। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण का ही अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया यहाँ पे? विज्ञान, कॉस्मोलॉजी माने ब्रह्मांड विज्ञान। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनकी बात हम करते हैं। तो 4 थ्योरीज फेमस हैं। कितनी? 4 थ्योरी। 3 थ्योरीज प्रमुख हैं और चौथी क्या है? उसी का एक कंप्लीमेंट्री थ्योरी। पहली थ्योरी है आपकी बिग बैंग थ्योरी। पहली कौन सी है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, दूसरी थ्योरी है आपकी स्टेडी स्टेट थ्योरी। तीसरी थ्योरी है आपकी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। और चौथी थ्योरी है इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ठीक है, तो ये 4 थ्योरी बहुत फेमस है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी? आपकी बिग बैंग थ्योरी है। सबसे ज्यादा प्रमाणिक और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बिग बैंग थ्योरी है। उसके बाद स्टेडी स्टेट थ्योरी भी पूछी जा सकती है। तो बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति किससे हुई है? इस थ्योरी के हिसाब से बिग बैंग से। एक बिग बैंग हुआ और उससे क्या हुई? ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग 15 अरब साल पहले जो पूरा ब्रह्मांड था
वो एक बूंद में संकुचित था, माने एक छोटा सा जो बूंद थी उसमें सब संकुचित था, ठीक है। और उसका घनत्व अनंत घनत्व की वो बूंद थी। धीरे धीरे उस बूंद का क्या हुआ, उस बूंद में क्या हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि क्या हो गया, बिग बैंग हो गया उस बूंद में। जब बिग बैंग हो गया तो ये सब क्या होगा, छिटक के दूर भागने लगे जो भी पार्टिकल है, और इन्हीं से क्या हुआ, यूनिवर्स का निर्माण हुआ। क्या हुआ, यानी कि जो यूनिवर्स है वो किसका रिजल्ट है, बिग बैंग का रिजल्ट है, ठीक है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन यदि हम बात करें तो कब किया, 1927 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जॉर्ज लेमेंटियर ने। किसने, जॉर्ज लेमेंटियर ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। परंतु 1927 में यह सिद्धांत प्रमाणिक नहीं था, माने जितना प्रमाणिक होना चाहिए उतना प्रमाणिक नहीं था। बट 1964 में, कब, ठीक है, कॉस्मिक माइक्रोवेव्स की खोज के बाद, किसकी खोज हुई, एक खोज हुई कॉस्मिक माइक्रोवेव्स, जो अंतरिक्ष तरंगें होती हैं, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, अंतरिक्ष तरंगों की खोज हुई। उससे इसको क्या कर दिया गया, प्रमाणित किया गया, और ये सबसे प्रमाणित थ्योरी बन गई। यदि हम इसकी बात करें कि ये बेस्ड किस पे है थ्योरी, तो ये थ्योरी बेस्ड है सापेक्षतावाद के सिद्धांत पर। जो आइंस्टीन का सापेक्षतावाद का सिद्धांत है उस पर ये थ्योरी क्या है, बेस्ड है, उसी से ये थ्योरी बनी है, ठीक। तो इस थ्योरी के अनुसार हमने पहले बताया कि क्या था, पूरा ब्रह्मांड एक बूंद में सिमटा हुआ था। बूंद में सबसे पहले क्या था, हीलियम और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन और हीलियम दो तत्व हुआ करते थे, इन्हीं से अन्य कई तत्वों का निर्माण हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रह्मांड इसी तरह से आगे बनता गया, ठीक। अब इस चीज में एक चीज और समझनी, यूनिवर्स का जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स फैलने लगा, और यूनिवर्स का प्रसार किसने बनाया, 1929 में, ठीक है, एडविन हबल। किसने, एडविन हबल और मिल्टन हुमासन। इन दो वैज्ञानिकों ने बताया कि भाई यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, बिग बैंग से हुई है, और ये यूनिवर्स क्या है, प्रतिदिन इसलिए क्या हो रहा, फैलता जा रहा है, यूनिवर्स का क्या हो रहा, विस्तार हो रहा है, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अगली थ्योरी की। अगली थ्योरी हमारी स्टेडी स्टेट थ्योरी, साम्य अवस्था सिद्धांत। साम्य अवस्था सिद्धांत, इस थ्योरी का प्रतिपादन आपका 1948 में किसने किया था, हरमन ब्रांडी व थॉमस गोल्ड ने किया। किसने, हरमन ब्रांडी और थॉमस गोल्ड ने किया था इस थ्योरी का प्रतिपादन, ठीक। इस थ्योरी के अनुसार क्या था कि ब्रह्मांड आपका क्या है, परिवर्तनशील नहीं है। इस थ्योरी में इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड क्या है, परिवर्तनशील नहीं है, यानी कि ब्रह्मांड का ना तो आदि है, माने ना तो इसकी कहीं से उत्पत्ति हुई है, ना ही अंत होगा कभी, माने ब्रह्मांड हमेशा से क्या है, एक जैसा ही है, ना तो कभी ये बना है और ना ही ये कभी नष्ट होगा। देयर इज नो चेंज इन यूनिवर्स। इस थ्योरी का था कि पूरा यूनिवर्स कैसा है, इक्विलिब्रियम में, स्टेडी स्टेट में है, ठीक है। परंतु ये थ्योरी में क्या हुआ, ये थ्योरी ज़्यादा कुछ गलत हो गई। जैसे कि हम बताएं कि अब हमने क्या किया, पर्वत एक तोड़ दिया अपनी पृथ्वी का, तो ये परिवर्तन तो ब्रह्मांड में ही हुआ ना। जब हुआ परिवर्तन तो ब्रह्मांड परिवर्तनशील नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इस थ्योरी का क्या किया, एक संशोधन हुआ 1993 में। 1993 में एक संशोधन किया गया। किसने संशोधन किया, संशोधन करने वाले थे हायल, ठीक है, बर्बिज और जयंत विष्णु, ठीक है, तीन वैज्ञानिक थे, हायल, बर्बिज व जयंत विष्णु, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इस थ्योरी को क्या किया, दोबारा से प्रतिपादित किया। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें क्या है, स्मॉल चेंज होते रहते हैं,
क्या बताया कि भाई क्या होते, छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं, बिग बैंग जैसा कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, याद रखिए स्टेडी स्टेट थ्योरी में सबसे पहले 1948 में हरमन ब्रांडी और थॉमस गोल्ड ने बताया था कि ब्रह्मांड ना तो आदि है, उसका ना तो उत्पत्ति हुई है, ना ही अंत होगा कभी, इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। परंतु 1993 में हॉयल, बार्बेज और जयंत विष्णु ने सामूहिक रूप से क्या किया, इसको दोबारा रिफॉर्म किया इस सिद्धांत को, और बताया कि ब्रह्मांड का आदि अंत तो नहीं हुआ है, ना तो ब्रह्मांड कभी बना है, ना तो कभी अंत होगा, परंतु इसमें क्या है, परिवर्तन होते रहते हैं। बस इतना कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होता कि ब्रह्मांड में कुछ ज़्यादा चेंज आए, छोटे छोटे चेंज होते रहते हैं। जो अगली थ्योरी है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी, यानी कि दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत, दोलन सिद्धांत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है। दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले 1879 में एलन सैंडेजा ने किया था। किसने? एलन सैंडेजा ने किया। ठीक है, उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1914, 1917 और 1945-46 के लगभग इसमें संशोधन हुए। ठीक है, माने इसमें क्रमिक रूप से कई संशोधन हुए, ये मुख्य संशोधन 14 और 17 के हैं। ठीक, तो इन संशोधनों के फलस्वरूप एक थ्योरी बनी, नया कॉन्सेप्ट बनाया है इन्होंने। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या था कि जो ब्रह्मांड है इसका प्रसार हो रहा है, ये प्रसार क्या है, लगभग 120 करोड़ पहले, 120 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ। ठीक है, कब शुरू हुआ था? 120 करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था, माने 290 करोड़ साल तक ये प्रसार होगा। इस सिद्धांत के अनुसार क्या है कि 290 करोड़ साल तक क्या होगा, ब्रह्मांड का प्रसार होगा। उसके बाद क्या होगा, पहले प्रसार होगा 290 करोड़ बार, फिर अगले 290 करोड़ वर्ष क्या होगा, संकुचन होगा ब्रह्मांड का। ठीक है, उसके बाद ये फिर बूंद बन जाएगा, इसमें फिर बिग बैंग होगा, और फिर क्या होगा, ये प्रसार होगा। यानी कि इस सिद्धांत के अनुसार बिग बैंग कोई ऐसी नहीं, यूनिक प्रक्रिया नहीं है, मतलब कोई अद्वितीय नहीं है कि एक बार ही बिग बैंग हुआ है, उसके बाद ना तो बिग बैंग कभी हुआ था ना होगा। इन्होंने बताया पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी ने कि क्या है कि ब्रह्मांड में जो है ये बिग बैंग वाला है, ये बिग बैंग होते रहते हैं प्रत्येक 290 प्लस 290 यानी कि 580 साल में बिग बैंग होता रहता है, 580 करोड़ साल में। ठीक है, पहले 290 साल क्या होता है, बिग बैंग के बाद प्रसार होता है, उसके बाद 290 साल क्या होता है, संकुचन होता है। यानी कि एक क्या बन जाता है, इसका चक्रीय क्रम बन जाता है, एक दोलन टाइप का बन जाता है। अगली थ्योरी की बात करते हैं। अगली थ्योरी आपकी इन्फ्लेशनरी थ्योरी। ठीक है, इसका प्रतिपादन 1980 में एलन गूथ ने किया था। किसने? एलन गूथ ने। ठीक है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, एलन गूथ ने इसका प्रतिपादन किया था। आगे जो ये थ्योरी थी, ये कोई क्या नहीं थी, स्वतंत्र थ्योरी नहीं है, ये बिग बैंग थ्योरी की सबऑर्डिनेट थ्योरी है। ठीक है, यानी कि इसकी पूरक थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में बताया गया था कि यूनिवर्स का प्रसार हो रहा है, यूनिवर्स की उत्पत्ति किससे हुई, बिग बैंग से हुई। तो ये एलन गूथ ने इसको थोड़ा और बढ़ाया। क्या बढ़ाया? एलन गूथ ने बताया कि भाई बिल्कुल बिग बैंग के समय, जब बिग बैंग हुआ तब से क्या हो रहा है, इसका प्रसार हो रहा है यूनिवर्स का, परंतु जो प्रसार की गति थी वो बिग बैंग के समय कैसी थी, तेज थी, और समय समय पर ये क्या हो रहा है, ये माने धीरे धीरे ये क्या हो रहा है, ये स्लो हो रही है। जो स्पीड है प्रसार की बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के, वो क्या हो रहा है, ये समय अनुसार धीरे धीरे स्लो हो रही है, और एक समय पर क्या होगा, ये प्रसार जो है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये थ्योरी किसने बनाई, एलन गूथ ने 1980 में। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत थे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के। आइए एक बार फिर से इनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट सिद्धांत, 1927 में जॉर्ज लेवेंटियर ने दिया। 1964 में इसका सत्यापन हुआ कॉस्मिक माइक्रोवेव के द्वारा। ठीक है, 1929 में एडविन हबल और मिल्टन हुमासन ने क्या किया, ब्रह्मांड प्रसार बताया कि ब्रह्मांड का क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। ठीक है, इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक छोटी सी बूंद से हुई है, और उसमें बूंद में जब महाविस्फोट हुआ तो उससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
दूसरी थ्योरी थी स्टेडी स्टेट थ्योरी यानी कि साम्यावस्था सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1948 में हर्बन ब्रांडी थॉमस गोल्ड ने किया। संशोधन 1993 में हॉयल बर्बेज और जयंत विष्णु ने किया था। इस थ्योरी के हिसाब से ब्रह्मांड का ना तो कभी उत्पत्ति हुई है ना ही कभी अंत होगा, परंतु इसमें समय अनुसार छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड लास्ट थ्योरी थी वो थी पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी। प्रतिपादन किया था 1879 में एलन सैंडेजा ने। 14, 17 और 45 में इसमें संशोधन हुए। इस थ्योरी के हिसाब से क्या कि 120 करोड़ साल पहले लास्ट बिग बैंग हुआ था और ये अभी क्या हो रहा है, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, यानी कि प्रत्येक 290 करोड़ साल क्या होता है, ब्रह्मांड का प्रसार होता है। उसके बाद ब्रह्मांड का संकुचन होने लगता है और ये संकुचन प्रसार की क्रिया चलती रहती है, यानी कि क्या होता है, पल्सेटिंग होता रहता है, यूनिवर्स का दोलन होता रहता है। उसके बाद है इन्फ्लेशनरी यानी कि स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी का पूरक सिद्धांत है। 1980 में एलन गुथ ने इसका प्रतिपादन किया। इन्होंने बताया था कि ब्रह्मांड की जो प्रसार की गति है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, स्लो होती जा रही है और एक समय बाद क्या हो जाएगा, ब्रह्मांड का प्रसार रुक जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। आज हमने ब्रह्मांड के बारे में काफ़ी कुछ जाना। ठीक है। कल हम यानी कि अगले लेक्चर में हम जानेंगे आकाशगंगा क्या है और तारा समूह क्या होता है, यानी कि नक्षत्र क्या होते हैं, तारों की उत्पत्ति कैसे हुई, आकाशगंगा की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारी आकाशगंगा कौन सी है, उसका आकार क्या है। इन सब पॉइंटों के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे अगले लेक्चर में। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना है। ठीक है। जुड़े रहना है कंक्यूर इंस्टीट्यूट के साथ। धन्यवाद।